नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ जिसका नाम है शब्द संपदा और लेखक है डॉक्टर सूर्य नारायण रनसुभे। कक्षा 7वीं का यह पाठ है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रनसुभे जी के बारे में। इनका जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा, जिसे आज कलबुर्गी भी कहा जाता है, कर्नाटक में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन इनमें उल्लेखनीय है। डॉक्टर रनसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, एक मराठी भाषी होने के बावजूद इन्होंने हिंदी में बहुत सारी 65 पुस्तकें लिखी हुई है और हिंदी साहित्य में सृजन का कार्य किया है। आप प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये एक निबंध है, ये आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और इस निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? आदिम अवस्था मतलब प्रीहिस्टोरिक मैन, जब वह जंगलों में, गुफाओं में रहा करता था, उस समय के इंसान को आदिम इंसान कहा जाता है। ये प्राग ऐतिहासिक काल है, बहुत ही प्राचीनतम काल है। तब से लेकर आधुनिक समय तक जो मनुष्य का विकास हो चुका है, इसका रहस्य किसमें है? क्या इसके बारे में हमें पता है? तो लोग इसके बारे में उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। तो लोगों को हम जब पूछते हैं कि मनुष्य ने जो तब से लेके अभी तक जो प्रगति की है, तो इसके बेस में क्या है, यह कैसे हुआ? तो अधिकांश लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य का जो विकसित मस्तिष्क है, जो माइंड है, दिमाग है, इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में। क्योंकि उसके पास दिमाग था, इसलिए उसने इतनी बड़ी तरक्की की, इतनी प्रगति की, बड़ी बड़ी सभ्यताओं ने, संस्कृतियों ने जन्म लिया। लेकिन लेखक के हिसाब से यहाँ पर यह उत्तर अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। देखिए कि मनुष्य की प्रगति हुई है, लेकिन क्यों हुई है? क्योंकि ये जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, इसने भाषा की खोज की, भाषा को जन्म दिया, भाषा को बनाया। इस कारण से मनुष्य की प्रगति हुई, ऐसा लेखक मानते हैं। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। देखिए, अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता? तो हमारी जो प्रगति हुई है मनुष्य की, उसकी जड़ में, उसके बेस में भाषा है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसका विकास कैसे हुआ? भाषा के कारण। भाषा बनी, भाषा का प्रसार हुआ, यह ज्ञान एक जगह से दूसरे जगह गया और इस प्रकार से प्रगति हो गई। तो भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस वाइज, संयोजन मतलब उसको रखना, उसका योजना करना, उसका प्लान करना, व्यवस्थित रूप से प्लान करना शब्दों का। अब देखिए, आपको इस चित्र में बहुत सारे अक्षर, लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, वर्ण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब इन वर्णों को हम व्यवस्थित रूप से रख लेते हैं, व्यवस्थित सीक्वेंस बनाते हैं, तो उसको अर्थ प्राप्त होता है, और यही भाषा है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी हैं। और इस शब्दों की दुनिया, ये संसार बड़ा विचित्र है कि नहीं? अगर हम अपने दोस्तों से अच्छे से बात करेंगे तो हमारा दोस्त हो जाएगा। अगर हम उसे बुरी तरह से बात करेंगे, उसके मन को ठेस पहुंचाएंगे, तो हमारा दोस्त नहीं बन पाएगा। तो यह शब्दों की ताकत हमें इससे मालूम पड़ती है। शब्द जोड़ते भी हैं, शब्द मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी है। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव, गुण आने लगते हैं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि अक्षर क्या है, लेटर्स जो है,
ये ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है, इनमें जान नहीं होती है। हाँ सही है, अगर कोई भी अक्षर देख लीजिए वो निर्जीव ही है, वो चिन्ह है, और उस चिन्ह को क्या किया हमें, हमने आवाज दी है। अगर कुछ अ की तरह निकालेंगे, आप देखते हैं वर्णमाला हिंदी की, देखिए अ आ ई से क ख ख ग सब ये, तो इन शब्दों को हमने ऐसा कहो चिन्ह दिए, आवाज दी है कि इसे ऐसा ही करना चाहिए, इसका उच्चारण ऐसे ही करना चाहिए। और ये जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। अगर हमारे गुण स्वभाव अच्छे हैं तो शब्दों की ताकत बढ़ जाती है। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। मनुष्य देखिए, मेरा स्वभाव अलग है, आपका स्वभाव अलग है, आपके माता पिता का स्वभाव अलग है, आपके दोस्तों का स्वभाव अलग है, तो मनुष्य का स्वभाव अलग अलग प्रकार का हो। तो ऐसा ही शब्दों के साथ भी है, शब्दों का स्वभाव भी या उसके भी अनेक सारे उदाहरण हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। कैसे? देखिए, कुछ भी शब्द है, अगर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करते ही हम हंस पड़ते हैं, है ना? आपने इसका अनुभव तो किया ही होगा। जैसे लोग औरों को, दूसरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे कुछ शब्द भी हंसाने का काम करते हैं। कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, छेड़ते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है, परेशान हो जा सकता है, निराश हो सकता है, बेचैन हो सकता है। ये शब्दों का असर होता है। कुछ शब्द, कुछ अपमान भरे शब्द इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता है। तो मनुष्य के स्वभावों की तरह शब्दों के भी अपने स्वभाव है, अर्थ है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे दिल को लग जाते हैं, है ना? तो इंसान रोने भी लग जाता है। तो यह है शब्दों की ताकत। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं स्वभाव से, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अगर हम ऐसे कहते हैं किसी को, तो दूसरों को देखिए, दूसरों का मन बदल सकता है। तो अच्छा बोलना बहुत आवश्यक है। अच्छा इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों को अच्छा लगे, वो हमारे अंदर से भी आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। कुछ ऐसे शब्द है ना, कुछ गीत देखिए आप, तो ऐसे कुछ गीत होते हैं तो हमें बार बार सुनने को अच्छे लगते हैं और हमें हमेशा गुनगुनाने की इच्छा होती है। यही है शब्दों की ताकत। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। देखिए कि हम कैसे बात करते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम सकारात्मक बातें करते हैं तो सब चीजें सकारात्मक होती है, सब बातें सकारात्मक होने लग जाती है। अगर हम नकारात्मक बातें करते हैं तो जीवन भी नकारात्मक हो सकता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। और ये कहां से आता है, ये कैसे होगा? हमारे शब्दों के माध्यम से। अगर हमारे शब्द अच्छे हैं, हमारी भाषा अच्छी है, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उसका असर हमारे दिमाग में, हमारी प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं होता रहता है। तो शब्द ऐसे होते हैं। कुछ शब्द बहुत ही सज्जनता का लक्षण माने जाते हैं, सात्विक होते हैं, सभ्य होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं। तो कुछ शब्द निरर्थक भी होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। कुछ शब्द धोखा भी देते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों का असर हमारे ऊपर होता है। इसलिए शब्दों का उपयोग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। न्यूटन के बारे में पता है, एक बड़े वैज्ञानिक रहे हैं न्यूटन। तो इन्होंने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, मतलब मेहनत की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। देखिए, इस बात पर ध्यान दीजिए, 90% मेहनत करनी पड़ती है
अगर हमें सफलता पानी है, क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें 5% क्या होता है? हमारी बुद्धि। देखिए बुद्धि का असर कितना? 5% होता है, न्यूटन जी का कहना है। और 5%, 5% संयोग, लक फैक्टर जो कहते हैं हम, उसकी जरूरत होती है। अर्थात 90% मेहनत ही हमें सफलता प्राप्त करा देती है, हमें सफल बनाती है। तो मेहनत करनी चाहिए। परंतु याद रखें, जैसे लेखक कह रहे हैं आगे, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। कठोर परिश्रम, मेहनत करेंगे तो ही सफलता हासिल होगी, और वो मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। तो ऐसे ही शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। कुछ शब्द हमें हमेशा निष्क्रिय बनाते हैं, हमारी शक्ति को रोक देते हैं, हम कुछ करने लायक नहीं रह जाते हैं। तो ऐसी बातें, ऐसे लोग, ऐसे शब्दों को हमारे जीवन से हमें बाहर निकालना चाहिए, तभी जाकर हम सफल बन सकते हैं। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। आपको पता है, आपने इतिहास पढ़ा है, बहुत सारे लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, बहुत बहुत सारे आक्रमणकारी अन्य देशों पर आक्रमण करते हैं। तो उनके आक्रमण के साथ, उनके राज्य के साथ, उनकी भाषा, उनके शब्द भी दूसरी भाषा में घुल मिल जाते हैं। भारत पर तो बहुत लोगों ने आक्रमण किया है। फारसी, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी शब्द भारत में क्यों हैं? इसी वजह से है। और कुछ शब्द अपने आप वहां पे गढ़ जाते हैं, दूसरी भाषा में शामिल हो जाते हैं। जैसे देखिए कि आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, होते हैं ना आपके दोस्त। देखिए कुछ, कोई आदमी एकदम बहुत ही जल्द से या बहुत ही कम समय में दूसरों के साथ घुल मिल सकता है, फ्रेंड बन सकता है, किसी का दोस्त बन सकता है। कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते, दोस्ती कर नहीं पाते। तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के व्यक्ति होते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। कुछ शब्द जल्दी घुल मिल जाते हैं और कुछ शब्द घुल मिल नहीं पाते हैं। अब देखते हैं अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजों का राज हम पर था, तो बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हमारी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। जैसे बस, गाड़ी है, हम गाड़ी कहते नहीं, बस आ रही है, ये तो एक सहज शब्द हो गया। और ये शब्द ऐसे लगता है ये हमारा ही शब्द हो, हमारी भाषा का ही शब्द हो, देशी शब्द हो, लेकिन यह अंग्रेजी शब्द है जो हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं आसानी से। रेल, कार, रेडियो, स्टेशन, ये ऐसे ही शब्द है जो आसानी से हमारी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। कि तमिल भाषा है, द्रविड़ परिवार, ये भाषा के परिवार है। आर्य भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं मानी जाती है। तो तमिल भाषा के शब्द भी ऐसे हैं कि जो दूसरी भाषा में जल्दी घुल मिल नहीं पाए। लेकिन हिंदी के शब्द कैसे हैं? देखिए हर भाषा में आपको दिखाई देंगे। आप हैदराबाद जाइए, आप बेंगलोर जाइए, कोलकाता जाइए, गुवाहाटी जाइए, श्रीनगर जाइए, अहमदाबाद जाइए, या पाकिस्तान में जाइए, या फिर और भी जाइए, तो आपको वहां पर वहां की मार्केट भाषा में, मार्केट में जो बाजार की भाषा है, उसमें आपको हिंदी के शब्द मिलेंगे। लोग हिंदी में बातें कर रहे हैं, हिंदी में फिल्में देख रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? कि ये शब्द जल्दी ही दूसरी भाषाओं में घुल मिल सकते हैं, मिलनसार है, आसानी से उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन कुछ शब्द अंत तक अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, वो कहीं घुल मिल नहीं जाते हैं। तो कुछ शब्द मिलनसार होने के बाद क्या होता है कि वह दूसरे शब्दों के साथ मिलकर एक नया शब्द भी बना लेते हैं।
तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। कोई दूसरी भाषा है, अंग्रेजी भाषा आ गई, फिर फारसी आ गई, इस प्रकार से दोनों भाषाओं के मिलन से एक नया शब्द बन गया। जैसे देखिए कि हिंदी और संस्कृत संस्कृत के शब्द वर्ष और गांठ। वर्ष शब्द देखिए और गांठ देखिए। संस्कृत शब्द है वर्ष और गांठ, इससे वर्षगांठ बन गया। मांग पत्र, हिंदी और पत्र मतलब संस्कृत का शब्द है। हिंदी और अरबी और फारसी भाषा से भी कुछ शब्द बने हैं। थानेदार, किताब घर, देखिए कुछ हिंदी शब्द है और किताब फारसी अरबी शब्द है। अंग्रेजी संस्कृत से भी शब्द बने हुए हैं। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी है, यात्री संस्कृत है। रेडियो अंग्रेजी है, तरंग संस्कृत है। इनका इस्तेमाल प्रयोग हम करते हैं अपनी भाषाओं में। अरबी, फारसी और अंग्रेजी से भी मिलकर कुछ शब्द बने हुए हैं। बीमा पॉलिसी, बीमा अरबी फारसी शब्द है, पॉलिसी अंग्रेजी है। तो ये शब्द अब हमें ऐसा लगता है कि हमारे ही है। और ऐसे शब्दों से ही क्या हो गई है, हिंदी मिलनसार बन चुकी है। हिंदी का संसार जो है वह समृद्ध विशाल बन चुका है। कुछ शब्द अपनी मां के इतने लाडले होते हैं कि वे मां मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। तो ये शब्दों की कुछ विशेषताएं हैं, पहचान है, कुछ खूबियां हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ नहीं, हमारा कुछ शब्द प्रचलित नहीं है तो हम वही शब्द में बात करेंगे। तो कुछ नए शब्दों को हमें भाषा में बातचीत में लाना चाहिए। इससे भाषा विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है, समृद्ध हो जाती है। इसलिए दूसरे शब्दों को भी हमें उसका प्रयोग इस्तेमाल करना चाहिए। विशिष्ट वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। प्रतिशब्द मतलब देखिए कुछ ऐसे शब्द है कि उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, पर्याय ही नहीं है, प्रतिशब्द ही नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे? तो ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए। लेखक का भी ऐसा कहना है और आने भी देना चाहिए। इससे भाषा ही समृद्ध होने वाली है। जैसे देखिए कि ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि, ये तमाम शब्द हैं। तो इनको हम अगर कोई ब्रश से तुलिका कहेंगे, कुछ अलग कहेंगे, तो ये कोई फिट नहीं बैठता है, ये भाषा का फ्लो कहीं रुक जाता है। तो जो ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं के हैं उन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उनके लिए प्रतिशब्द भी नहीं है। अभी गूगल, इंटरनेट, कंप्यूटर से भी बहुत सारे शब्द बने हुए हैं। उनके लिए हम हिंदी में अगर शब्द खोजने लग जाएंगे तो हिंदी का नुकसान होगा। और न ही इसके लिए कंपल्शन करना चाहिए। कंपल्शन, देखिए बहुत शब्द घुस रहे हैं हिंदी के, अंग्रेजी के, लेकिन हमें अपने शब्दों का भी कहीं ख्याल रखना आवश्यक है। और जहां पे कोई पर्याय नहीं है, बिंदास दूसरे शब्दों को लेना चाहिए। लेकिन यहां लेखक कह रहे हैं कि जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये भी लेखक की एक रिक्वेस्ट, विनती है। वे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी शब्द के लिए अच्छे शब्द गढ़े हुए हैं, बने हुए हैं, सुंदर शब्द है, तो उन शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। अब देखिए कि हमारे पास माँ के लिए और पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू। ये देखिए कितने खूबसूरत सुंदर शब्द है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें छोड़कर कुछ विदेशी भाषाओं का अनुकरण करते हैं। अननेसेसरी, अनावश्यक मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। सही है कि मम्मी डैडी कहना हम अनुकरण कर रहे हैं, अंध होकर अनुकरण करना अच्छा नहीं है। अगर हमारे पास अच्छे शब्द है तो उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। यह लेखक कह रहे हैं और यह सही है, इसको हमें अपनाना चाहिए। हर भाषा के अपने अपने कुछ सुंदर शब्द हैं माँ के लिए, उन शब्दों को यहाँ पर
दिया हुआ है। कुछ गुजराती है, बंगाली है, रशियन है, रूसी है, पुर्तगाली है, यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं। हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना चाहिए। और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। शब्दों का इस्तेमाल हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। आपके मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे, इससे आपके बारे में पता चलता है। आप कैसे हैं, आप कौन हो, आपके विचार कैसे हैं, इसकी पहचान होने लग जाती है। आपका चरित्र कैसा है, आप बुद्धिमान है या नहीं, आप कितना समझते हैं, संस्कार कैसे हैं आपके। इसलिए शब्दों का उच्चारण हमें सोच समझ कर करना चाहिए, कम से कम और अर्थपूर्ण शब्दों में बोलना चाहिए। और लिखना भी चाहिए, कला है ये, और ये हर एक के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे परिश्रम से साध्य किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, पुस्तकों के वाचन से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमें रीडिंग बढ़ानी चाहिए, पठन वाचन अधिक से अधिक करना चाहिए, अनेकानेक लेखकों की किताबें पढ़नी चाहिए। इससे हमारी भाषा समृद्ध हो जाती है। लेकिन अगर एक शब्द भी अगर हम कुछ गलत बोल देते हैं, तो बाहर या दूसरा व्यक्ति हमें आसानी से भांप सकता है, पहचान सकता है। हमारे रिश्तों में, दोस्ती में दरारें भी पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। देखिए, ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है, हम किसके सामने बातें कर रहे हैं, और हमें उसी प्रकार से बोलना चाहिए। अगर कहीं हम देहात में गए हैं और देहाती भाषा को भूलकर अगर हम शहर की भाषा बोलने लग जाएंगे, तो वह इंसान समझ नहीं पाएगा, वह व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो हमें जैसा देश वैसा वेश। तो हम किसके सामने बात कर रहे हैं, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा जो अनुभव होता है, मार्गदर्शन होता है, वाचन, संस्कार और परिस्थिति को देखकर हम ये सीख सकते हैं। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अच्छी श्रेणी मतलब ग्रेड। तो सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय भाषा होनी चाहिए, क्लिष्ट भाषा भी नहीं होनी चाहिए। दूसरों को समझ में आ जाए ऐसी भाषा ही हमें बोलनी चाहिए। लेकिन समय और व्यक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी यह आधारित है, डिपेंड होता है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। अनाप शनाप मतलब निरर्थक बातें जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं होता है, लोग उसे सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। तो हर देखिए कि हर एक के अपने बोलने का एक लहजा होता है, एक पद्धति होती है, मेथोडोलॉजी होती है, और उसके पास अपनी खुद की डिक्शनरी, शब्द संपदा होती है, और उसका वह प्रयोग करके दूसरों पर अपने शब्दों का, अपने लेख हो, अपने बोलने का असर छोड़ सकता है। तो ये हमें शब्द संपदा बढ़ानी है, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? साहित्य का वाचन। साहित्य मतलब लिटरेचर, किताब, कहानियां है, नाटक है, ऐसे बहुत सारे साहित्य के प्रकार है। उसको पढ़ें तो हमारी भाषा निखर जाएगी। तो शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। बहुत बड़े बड़े शब्दकोश हमारे पास है, हिंदी के शब्दकोश भी है, अंग्रेजी के भी है। अगर उनका इस्तेमाल हम करते हैं और उसका प्रयोग अपनी बोलचाल में करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी भाषा संवर जाएगी, सुधर जाएगी और सशक्त भी बन जाएगी। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो शब्दकोश पढ़ने की भी चीज है, खाली केवल काम लगने पर शब्द ढूंढने की
चीज नहीं है। तो शब्दकोश को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी शब्द संपदा बढ़ेगी। तो आप तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, और इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ। पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। तो वाचन संस्कृति बढ़ानी है, पढ़ना शुरू करना है, रुचि लेकर पढ़ना है। अगर खाली बस अरुचि होकर लेकर ही पढ़ रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में नहीं बैठने वाला है। तो आइए, अगर आपको सफल बनना है, शब्द संपदा बढ़ानी है, तो वाचन तो करना ही होगा, और इसी तरह से आप शब्द संपदा के मालिक बन सकते हैं। धन्यवाद।